नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कॉर्बेट पाखरू टाइगर सफारी प्रकरण पर सीबीआई जांच के लिए धामी सरकार तैयार। हरक सिंह रावत पर लटकी जांच की तलवार। सवाल, क्या हरक सिंह हो सकते हैं गिरफ्तार? 7 और 8 अक्टूबर को हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों को मुकम्मल करने के दिए निर्देश। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस नेताओं ने करवाया मुंडन। बीच सड़क पर किया अनोखा प्रदर्शन। बीजेपी ने कांग्रेस के मुंडन को बताया राजनीतिक स्टंट। अटल स्कूल को लेकर बीजेपी नेताओं का अलट पलट बयान। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के फैसले से सहमत नहीं अरविंद पांडे। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों पर बीजेपी में नहीं बन पा रही एक राय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार भ्रष्टाचारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में बारी है पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई की जांच की तलवार लटक रही है। तो क्या अब हरक होंगे गिरफ्तार? देखिए रिपोर्ट। धामी सरकार का बड़ा प्रहार। प्रदेश में बर्दाश्त नहीं भ्रष्टाचार। अब फंस गए हरक सिंह रावत। सीबीआई जांच की लटकी तलवार। तो क्या अब हरक होंगे गिरफ्तार? कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के लिए आगे आने वाले दिन कांटों भरे रहने वाले हैं। बेपरवाह घूम रहे हरक सिंह रावत की रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि धामी सरकार सीबीआई जांच की तैयारी कर रही है। हरक सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच हो सकती है, क्योंकि अब सीबीआई जांच को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। हरक सिंह रावत अब पूरी तरह से फंसते दिख रहे हैं और उनके सामने बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बता दें कि वन मंत्री सुबोध उनियाल ने साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ अब सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। सरकार का इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई इरादा नहीं है। यानी कि अब धामी सरकार भी चाहती है कि टाइगर सफारी निर्माण में भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जाँच हो। आपको मालूम है कि पूरा पाखरों वाला मामला है। माननीय उच्चतम न्यायालय में भी, और अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसकी सीबीआई जांच के आदेश भी दिए हैं। तो अब ये मामला चूंकि उच्चतम न्यायालय और सीबीआई के उस पे है, तो वो जो कानून अपना काम करेगा तो निर्णय लेंगे वो होगा। बता दें कि उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में 6000 पेड़ों की कटान मामले में कई नेता, कई अधिकारी फंसते दिख सकते हैं, क्योंकि अब मामले की जाँच सीबीआई करेगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले की जाँच सीबीआई को सौंपी थी, लेकिन इस फैसले के तुरंत बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह डाली थी। हालांकि अब सरकार की तरफ से इसे हरी झंडी दे दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि जांच की आंच कई नेताओं और कई अधिकारियों तक पहुंच सकती है। देखिए, धामी सरकार हाँ और ना की सरकार है। पहले कहा यूसीसी लाएंगे, फिर कहा नहीं लाएंगे, अब उसका कार्यकाल बढ़ा दिया समिति का, तो यूसीसी का क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। उसी तरह से पहले सीबीआई जांच पर जो टाइगर सफारी में जो सीबीआई जांच की बात उच्च न्यायालय ने नैनीताल ने की, उस पर वन मंत्री का बयान आया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शायद उस वक्त अधिकारियों को बचाने की एक्सरसाइज दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब वो अपने बयान से पलट गए और अब कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो ऐसे में सरकार में कोई समन्वय दिखाई नहीं पड़ता और यू टर्न की ये सरकार दिखाई पड़ रही है। और वन मंत्री बताएं कि लाखों हजारों पेड़ों का कटान हो रहा है, कभी पुरोला में, कभी चक्रौथा में। लीसा चोरी की खबर आज छपी है कि 10 करोड़ सालाना लीसा चोरी हो रहा है वनों से। तो ऐसे में क्या उनकी मूक सहमति है इन सारे भ्रष्टाचारों में, या वो गाज गिराना ही नहीं चाह रहे हैं संलिप्त अधिकारियों के ऊपर? दरअसल 2019 में जिम कॉर्बेट पार्क में जंगल सफारी बनाने को लेकर हजारों पेड़ काटे गए थे। साथ ही कंक्रीट की दीवारों के नाम पर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया गया। उस वक्त हरक सिंह रावत बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उन पर बीते साल ये आरोप लगा था कि उनके संरक्षण में ही तत्कालीन डीएफओ किशन चंद ने सरकारी पैसों और नियमों का उल्लंघन करके पेड़ों का कटान किया था। और अब इस मामले में जांच की आंच हरक सिंह रावत तक पहुंच चुकी है। यानी कि अब मुश्किलों के दिन हरक सिंह रावत के शुरू होने वाले हैं। वहीं धामी सरकार ने भी सीबीआई जांच के फैसले पर सहमति जताते हुए ये संदेश दे दिया है कि राज्य में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रस्तावित कार्यक्रम श्री अन्न महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि 7 और 8 अक्टूबर को हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, असम के और सिक्किम के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को तय वक्त पर सभी तैयारियों को मुकम्मल करने के निर्देश दिए। हमने श्री अन्न का एक मेला पहले देहरादून में मार्च के महीने में हमने लगाया था, जो 4 दिन चला, और आज 7 और 8 को कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे रखा जा रहा है, जिसमें हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पर आएंगे, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, वैज्ञानिक यहाँ पर आएंगे, टेक्निकल सेशन भी यहाँ पर होंगे। उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए उस व्यवस्था को मैं यहाँ पर आया हूँ। प्रदेश कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से पैदल मार्च निकालते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने सीएम आवास कूच भी किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास से पहले ही रोक दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ना तो अंकिता को न्याय दिला पा रही है और न ही राज्य में महिलाओं को सम्मान। हरीश रावत ने कहा कि ये कांग्रेस का ये संघर्ष जारी रहेगा। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला सम्मान उससे भी बड़ा मुद्दा है, और यहाँ तो उत्तराखंड का सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, और रोजगार लोगों को दिया नहीं जा रहा है, रोजगार उनको छिन गए हैं। तो ये संघर्ष जो है महिला सम्मान का है, ये संघर्ष भाइयों बहनों के रोजगार का है, ये संघर्ष जो है जो राज्य की व्यवस्था है उसके खिलाफ है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदेश महिला कांग्रेस ने देहरादून में अनोखा प्रदर्शन किया। जिसने भी महिलाओं का प्रदर्शन देखा वो दंग रह गया, क्योंकि महिला कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए बीच सड़क पर बैठकर मुंडन करवाया। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड महिला कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन, महिला कांग्रेस नेताओं ने करवाया मुंडन। बीच सड़क बैठकर उतरवाए बाल। स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। बीच सड़क बैठकर प्रदर्शन करती ये तस्वीर प्रदेश महिला कांग्रेस की है। लेकिन ठहर जाइए, खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। इन सब के बीच एक तस्वीर जो हैरान करने वाली है वो ये कि बीच सड़क पर बैठकर महिला कांग्रेस नेताओं ने मुंडन करवाया। अपने सिर के बाल मुंडवाती ये महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला हैं, जिन्होंने उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलवाने के लिए अपने सिर के बाल तक उतरवा दिए। दरअसल उत्तराखंड महिला कांग्रेस की तरफ से देहरादून में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सीएम आवास कूच किया गया। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री आवास से पहले ही रोकने का काम किया। ज्योति रौतेला ने सरकार द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए अपना सिर मुंडवा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार अंकिता के हत्यारों को बचाना चाहती है। जो अंकिता भंडारी के साथ शोषण हुआ, उसकी हत्या की गई, सीबीआई जांच नहीं हुई। जो हमारे बहनों को मणिपुर में नंगा करके घुमाया गया, नग्न अवस्था में घुमाया गया, और हमारी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो रेप केसेस बढ़े, मुझे लगा कि इस सरकार को कैसे जगाया जाए। हम 1 साल से आवाज उठा रहे हैं, उसके माता पिता वो बेचारे शर्मिंदा हो रहे हैं, जबकि पुल के तारे खोल के बाहर घूम रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास आज और कोई चारा नहीं था। महिला स्वाभिमान के लिए हमने उत्तराखंड में, आई थिंक ये पहली बार हुआ होगा कि महिलाओं ने अपने बाल उतारकर अंकिता के लिए श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करी है।
कांग्रेस महिला नेताओं ने देहरादून की सड़कों पर जिस तरह से प्रदर्शन किया, अपने सिर के बाल उतरवाए, उसे बीजेपी महिला नेता ने ही निंदनीय करार दिया। बीजेपी का कहना है कि सुर्खियां बटोरने का काम महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है। इस तरीके का जो इन्होंने ये कार्य किया है बहुत ही निंदनीय है और मैं कहूँगी कि अपनी सिर्फ राजनीति को चमकाने के लिए, टीवी न्यूज़ में छपने के लिए अगर कांग्रेस की बहनें इस प्रकार से अपना जो एक प्रश्न खड़ा कर देती हैं किसी भी नारी शक्ति के लिए, नारीत्व के लिए, स्त्रीत्व के लिए, क्योंकि इस तरीके की हमारी संस्कृति नहीं है और मैं कहूँगी कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य उनके द्वारा किया गया है। इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बीजेपी का ये बयान वाकई में अशोभनीय है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता को इंसाफ दिलाना सत्ता दल की जिम्मेदारी है, बजाय इसके जो अंकिता और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उसे लेकर इस तरह की टिप्पणी करना सही नहीं। बहरहाल इस वक्त देहरादून में महिला कांग्रेस की तरफ से किए गए अनोखे प्रदर्शन की हर तरफ चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में इस वक्त अटल स्कूलों को लेकर मौजूदा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के बीच ठंडी नजर आ रही है। जिस अटल स्कूल के विस्तार को लेकर बीजेपी ने 2022 के अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, आज उसी पर ब्रेक लगाने की बात शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, अटल स्कूलों को लेकर बीजेपी में एक राय नहीं? देखिए रिपोर्ट। अटल उत्कृष्ट स्कूलों पर अलट पलट बयान, धन सिंह रावत और अरविंद पांडे के बीच ठनी। अटल स्कूलों का विस्तार बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल, लेकिन शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ब्रेक लगाने पर अड़िग। 2022 विधानसभा चुनाव में जारी अपना घोषणा पत्र तो बीजेपी को याद ही होगा, जिसमें अटल स्कूलों को विस्तार देने का वादा किया गया था। लेकिन लगता है कि इस वादे को खुद मौजूदा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भूल बैठे हैं। तभी तो वो अटल स्कूलों को विस्तार देने की जगह ब्रेक लगाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन धन सिंह रावत के इस कदम से पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सहमत नजर नहीं आ रहे। दरअसल त्रिवेंद्र सरकार में उत्तराखंड में अटल स्कूलों को खोला गया था। एक तरीके से ये सपना रहा था प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का, ताकि आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार के बच्चों को अटल स्कूलों के माध्यम से अच्छी शिक्षा दी जा सके। लेकिन अब मौजूदा शिक्षा मंत्री इस पर ब्रेक लगाने पर विचार कर रहे हैं। उनका बयान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से बिल्कुल उलट है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार शिक्षा के प्रति बहुत ही गंभीर है, आम अभिभावकों की पीड़ा को समझती है। किसी कीमत पर भी अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को बंद नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि जो कमियां हैं, हमारा बहुत बड़ा प्रयोग है, कुछ इसमें कमियां होंगी, उन कमियों की समीक्षा करते हुए उनको ठीक करने की आवश्यकता है। हमको लगता है जो अध्यापक हैं हिंदी मीडियम के हैं, इसमें इनका दोष नहीं है। हमारे उन अभिभावकों को जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में सक्षम हैं, उनको इस सिस्टम में डालना चाहिए। जो किसी कारण से इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उन अभिभावकों के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। सुना आपने, पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अटल स्कूलों को लेकर लिए अपने फैसलों पर अड़िग हैं। लेकिन वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत दलील दे रहे हैं कि अभिभावकों और कई विधायकों की मांग पर अटल स्कूलों के बोर्ड को बदलने पर विचार किया जाएगा। देखिए, जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय बनाए गए थे वो भी हमारी सरकार में बने थे और काफ़ी कवायद के बाद बने थे। अब चूँकि शिक्षक संगठनों ने डिमांड की है, कई विधायकों ने भी हमसे कहा है, कई छात्र भी कह रहे हैं, कई अभिभावक भी कह रहे हैं, तो अब हम एक पूरे लोगों से एक सलाह मशवरा लेने के बाद और एक पब्लिक डोमेन में इसको डालेंगे और पब्लिक डोमेन में डालने के बाद जो भी पब्लिक की राय होगी, हमारे टीचरों की राय होगी, हमारे छात्रों की राय होगी, अभिभावकों की राय होगी, फिर मैं इस प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाएंगे, तब इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। धन सिंह रावत जी, आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं और आप अपने स्तर के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या आप अपनी ही पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र पढ़ना भूल गए, जिसमें साफ जिक्र किया गया है प्रदेश में अटल स्कूलों को विस्तार देने का? मंत्री जी, आपको याद दिला देते हैं कि अभी तक प्रदेश में हर ब्लॉक में जो 2 अटल उत्कृष्ट खोले गए, उन्हें बढ़ाकर न्याय पंचायत स्तर पर खोले जाने का वादा बीजेपी ने ही घोषणा पत्र में किया था। लेकिन ये क्या, अपनी ही पार्टी के उलट आप अटल स्कूल पर कदम उठाने जा रहे हैं? आखिर अपनी ही सरकार के फैसले में इतना अंतर कैसे? क्या वाकई में शिक्षा में सुधार के लिए कदम उठाने के लिए धन सिंह रावत जी आप तत्पर हैं, या फिर मसला कुछ और है? और यदि शिक्षा में सुधार लाना ही मकसद है, तो फिर इसके लिए पहले व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है।
बजाय इसके कि आप अटल स्कूलों पर ब्रेक लगाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये सुझाव खुद पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी दे रहे हैं। बहरहाल फिलहाल तो अटल स्कूलों पर बीजेपी नेताओं के बयान अलट पलट नजर आ रहे हैं। देखना होगा इसे लेकर अगला कदम किस तरह से उठाया जाता है। राजधानी देहरादून में राजभवन में आयुर्विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। बता दें कि आयुर्विज्ञान सम्मेलन में आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करने पर भी फोकस किया गया। आयुष को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग जल्द एक सेमिनार का भी आयोजन करेगा। कार्यक्रम में शामिल हुए पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि मौजूदा वक्त में बच्चों को भी जड़ी बूटी का इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह का कहना है कि राज्य सरकार और विभाग आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। कि पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर आयुर्ज्ञान का सम्मेलन किया है। इसके अंदर में पूरे भारत से जो आयुर्ज्ञान के जो विद्वान हैं उनको आमंत्रित किया है कि इकट्ठे मिलकर हम आयुर्वेद के ऊपर में चिंतन और मंथन करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे जो अमृत निकलेगा, समाधान निकलेगा और जो हमारे संकल्प होंगे वो हमारी किस प्रकार मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज पूरी दुनिया कोविड महामारी के बाद में आयुर्वेद, योगा और मर्म की गहराई को समझ गई है। उत्तराखंड जो है वह आयुष भूमि है। यहाँ पर आयुर्वेद के प्राचीन ऋषियों ने तप किया, उस आयुर्ज्ञान को पूरे विश्व में पहुँचाने के लिए बड़ा कार्य किया। उत्तराखंड की भूमि जड़ी बूटियों की भूमि है। यहाँ विविध तरह की ऐसी दिव्य औषधियाँ हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। यदि इस भूमि से आयुर्ज्ञान की बात होती है, उसको लेकर के चर्चा होती है, तो ये विश्व के लिए एक कल्याणकारी, लाभकारी प्रयास होगा। लक्सर सीएचसी में विधायक मोहम्मद शहजाद ने आयुष्मान भवा अभियान की शुरुआत की। बता दें कि इस अभियान के साथ ही सीएचसी में स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। हरिद्वार एसीएमओ अनिल वर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। जी के द्वारा जो आयुष्मान भवा योजना शुरू की गई है, उसका आज विधिवत हमारे माननीय विधायक जी मोहम्मद शहजाद जी के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र दूर दराज होने के कारण यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं देना एक बहुत बड़ी बात है। देहरादून के थाना कैंट क्षेत्र के अंतर्गत चक्राता रोड पर स्थित स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार के धंधे का खुलासा करते हुए महिला मैनेजर और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया। स्पा सेंटर का मालिक फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने स्पा सेंटर से 3 पीड़ितों को रेस्क्यू किया। आरोपियों द्वारा पैसों का लालच देकर महिलाओं को देह व्यापार में धकेला जा रहा था। देखिए, शहर क्षेत्र में 2-3 जगह पर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कहीं पर स्पा सेंटर की आड़ में जो है गलत काम हो रहा है, तो इस पर हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है इसको सक्रिय किया गया था और इनके द्वारा कल जो है डिलाइट करके चक्राता रोड पर स्पा सेंटर है, वहां पर तलाशी ली गई और वहां पर आकस्मिक चेकिंग में पाया गया कि वहां पर एक कस्टमर आपत्तिजनक स्थिति में था, जहां पर 3 लड़कियां भी वहां पर थी जो वहां पर काम कर रही थी। साथ ही साथ रिसेप्शनिस्ट के काम पर जो लोकल लड़की थी उसके द्वारा ही इन लड़कियों को प्रेरित करके इससे गलत काम के लिए ऑफर देने के बाद ही सब चल रहा था वहां पर। इसका जो ओनर है सहारनपुर का, वो मौके पर नहीं था, वो वहां से फरार है। देहरादून के थाना रायपुर क्षेत्र चाकू की नोक पर हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने नगर निगम कर्मचारी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत हुई लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर घटना का खुलासा करने के सख्त निर्देश दिए थे। कल रायपुर के सोमनाथ एरिया पड़ता सोमनाथ नगर, वहां पर एक बाइक सवार के साथ चाकू दिखाकर 3 लोगों ने उसका बैग लूट लिया था और वो फरार हो गए थे। इसमें समस्त सीसीटीवी फुटेज और उसके आधार पर उसमें संदिग्धों की पहचान की गई थी, जिसमें 3 लोग को गिरफ्तार किया गया जो लोकल ऋषि नगर के निवासी है। इसमें से एक रोहित जो है पूर्व में भी जेल जा चुका है और 4800 रुपए जो बैग में थे, अन्य जो दस्तावेज थे वो समस्त बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही साथ तीनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। लक्सर में चाइनीज मांझा बेचने वालों की अब खैर नहीं। दरअसल चाइनीज मांझे की वजह से लक्सर फ्लाईओवर पर एक शख्स घायल हो गया। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसडीएम से की। एसडीएम ने नगर पालिका को आदेश दिए कि चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, 2-4 लोग मेरे पास सुबह आए थे चाइनीज मांझे को लेके और उन्होंने अपना जहाँ पे वो इंजर्ड हुए हैं तो उसको भी मुझे उन्होंने दिखाया था। तो मैंने जो ईओ नगर पालिका है उनको निर्देशित कर दिया है कि तत्काल इसमें एक ड्राइव चला के जो भी चाइनीज मांझा
हमारे नगर पालिका क्षेत्र में बिक रहा है, तो उसको तत्काल उसको जब्त करें, और अगर इसमें सहयोग उनको पुलिस की का सहयोग की अगर आवश्यकता है तो उसके लिए भी मैंने बता दिया है कि उसमें भी हम उनका सहयोग करेंगे। तो ऑलरेडी बता दिया है, वो छापेमारी कार्रवाई करेंगे। लक्सर में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को 315 बोर की अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। लक्सर सीओ मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिसके पास अवैध तमंचा है। इस सूचना में पुलिस द्वारा जो है उसकी गिरफ्तारी करेगी। पूछताछ में पाएगा कि वो चांदवीर निवासी प्रतापपुर है और उसके पास एक 315 बोर का तमंचा और 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए। इस पर उसको गिरफ्तार करके आज मुकदमा पंजीकृत करते हुए आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कॉर्बेट पाखरू टाइगर सफारी प्रकरण पर सीबीआई जांच के लिए धामी सरकार तैयार। हरक सिंह रावत पर लटकी जांच की तलवार। सवाल, क्या हरक सिंह हो सकते हैं गिरफ्तार? 7 और 8 अक्टूबर को हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। श्री अन्न महोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। मंत्री गणेश जोशी ने तैयारियों को मुकम्मल करने के दिए निर्देश। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए महिला कांग्रेस नेताओं ने करवाया मुंडन। बीच सड़क पर किया अनोखा प्रदर्शन। बीजेपी ने कांग्रेस के मुंडन को बताया राजनीतिक स्टंट। अटल स्कूल को लेकर बीजेपी नेताओं का अलट पलट बयान। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के फैसले से सहमत नहीं अरविंद पांडे। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों पर बीजेपी में नहीं बन पा रही एक राय।